जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत में हम लोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में जान चुके थे। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, और थोड़ा सा हम लोग जोरवे संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग कल से हड़प्पा सभ्यता में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नव पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस समय की स्थिति क्या थी। यानी जो पूरा पाषाण काल और मध्य का पाषाण काल में जो हुआ था, उसके बाद नव पाषाण काल में आखिर ये स्थिति क्या होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नव पाषाण काल देखिएगा, इससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि नव पाषाण शब्द का पहला बार प्रयोग जॉन लुबोक के द्वारा किया गया था। यानी जॉन लुबोक के द्वारा ही पहली बार नव पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल आने की संभावना है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट, गोल्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार ने इस युग कहने का मतलब नवपाषाण युग को क्रांति का युग कहा है, क्योंकि इस युग में कुछ बदलाव भी हुआ है। ठीक है, यानी नवपाषाण काल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उस बदलाव के चलते एक इतिहासकार हैं गॉर्डन चाइल्ड, इन्हीं के द्वारा इसको क्या कहा गया है, क्रांति की संज्ञा दी गई है। यानी किसी भी चीज को हम लोग क्रांति की संज्ञा कब देंगे? क्रांति की संज्ञा तब दी जाती है जब उस स्थिति में, यानी उस समय कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुआ हो, यानी कुछ बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हुआ हो। तो हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल में क्या बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं। ऐसे बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर बदलाव हुआ है, क्योंकि बदलाव में पहली बात कि लोग घर बनाकर रहने लगे, क्योंकि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में आदि मानव घर बनाकर नहीं रहा करते थे। ठीक है, उससे पहले जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग आग जलाना नहीं जानते थे। लेकिन बाद में फिर आग जलाना सीखे, आग जला के सीखने के बाद फिर जानवरों को पालना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते लगभग गांवों का उदय हो चुका होता है, यानी लोग एक पूरे समूह में घर बनाकर रहते हैं। तो इसमें को हम लोग कुछ परिवर्तन मान सकते हैं, और परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है कि नवपाषाण काल में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। इसी को लेकर गॉर्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार के द्वारा इसे क्रांति की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो क्रांति की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? तो गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा। किस काल को? तो नवपाषाण काल को। इस समय का उपकरण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उपकरण इस समय क्या क्या था? तो पॉलिशदार उपकरण की बहुलता, एग्जाम्पल आ जाएगा सेल्ट। पॉलिशदार, अब उस पर पॉलिश किया हुआ है, इससे पहले पॉलिश नहीं हुआ था। हड्डी का, लकड़ी का या फिर पत्थर के औजार बनाए जाते थे, पॉलिश उस पर नहीं होता था। ठीक है, लकड़ी को मैंने इसलिए बोला क्योंकि लकड़ी का भी औजार बनाते थे, लेकिन अभी मिला नहीं है, क्योंकि लकड़ी तो खत्म होने वाला चीज है, खराब हो गया होगा। ठीक है, तो पॉलिशदार उपकरणों की बहुलता, यानी अब जो उपकरण बन रहे हैं उस पर पॉलिश चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब गतिविधियां देख लेते हैं। गतिविधियां में हम लोग देख लेते हैं, खाद्य संग्राहक थे, वही है। अखेटक थे, वही है। ठीक है, कृषि और पशुपालन का आरंभ हो गया। कृषि और पशुपालन आरंभ, यानी नवपाषाण काल में ही सबसे पहली बार कृषि और पशुपालन का आरंभ शुरू हो जाता है। मृदभांड कला का आविष्कार हो गया, यानी मृदभांड, अब जो भी होगा वो मृदभांड, जो बड़े बड़े घड़े होते हैं, उसका वो आविष्कार वो लोग कर लिए। सबसे बड़ा चीज है ये पहिया का आविष्कार। पहिया का आविष्कार होने से क्या क्या फायदा है बताइए? तो यातायात का साधन पहले सर पर ले जाते होंगे, माथे पर रखकर, लेकिन अब क्या किए कि पहिया बना लिए, और पहिया बनाकर आगे जानवरों को रख देते होंगे। जैसे बैलगाड़ी, आप लोग बैलगाड़ी देखे होंगे, तो बैलगाड़ी इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इससे पहले लोग सामान ढोते कैसे होंगे? माथे पर ढोते, मतलब ले जाते होंगे। लेकिन पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। न जाने कितने बार यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, अस्थायी आवास के रूप में गाँव का उदय, अस्थायी आवास के रूप में गांव का उदय नवपाषाण काल में ही हो रहा है। इसीलिए तो ये गॉर्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार नवपाषाण युग को क्रांति की संज्ञा देता है, क्योंकि इतने सारे चीज वो लोग जान गए, पहिया बनाना जान गए। ठीक है, अस्थायी आवास के रूप में गांव का उदय हो गया। ठीक, पशुपालन और कृषि का आरंभ हो गया यहाँ से। ठीक है, अब जैसे क्या होता होगा कि जैसे कोई भी चीज वो खा रहे होंगे, खाने के बाद वो कोई चीज फेंक दिए होंगे, तो कोई जानवर आकर वहां पर खा लिया। आज हुआ, जैसे कैसे हम लोग डॉग के साथ करते हैं, जो कुत्ते होते हैं, हम लोग एक आज रोटी देंगे, ठीक है, फिर कल वो आएगा, फिर परसों आएगा, धीरे धीरे आएगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारा लगाव हो जाएगा और उसको हम लोग पाल लेते हैं। ऐसे होता है ना,
ऐसे ही ये लोग भी करते होंगे, ठीक है। जानवरों को कुछ कुछ खिलाते होंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, धीरे धीरे क्या होगा, जानवर उनके करीब आते गए और करीब आने से ये लोग धीरे धीरे जानवरों को पालना ये लोग शुरू कर दिए होंगे। तो यही कारण रहा होगा पशुपालन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब नवपाषाण कालीन हम लोग स्थल देख लेते हैं कि नवपाषाण कालीन कौन कौन सा स्थल था। तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है लहुरा देव। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। लहुरा देव ये यूपी में पड़ता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल है। ये यानी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो लहुरा देव है, ठीक है। यहाँ से चावल या धान की कृषि का साक्ष्य मिला है। यहाँ से चावल या धान का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। देखिए मेहरगढ़ हम लिख दिए हैं, पहले मेहरगढ़ था, ठीक है, लेकिन अब मेहरगढ़ को नहीं माना जाता है क्योंकि पहले जो एग्जाम में पूछा जाता था इसका आंसर मेहरगढ़ होता था, लेकिन अब क्या होता है कि इसका आंसर लहुरा देव होता है। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं हो तब मेहरगढ़ सही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों हो तब तो इसको आप लोग क्लिक कीजिएगा, लहुरा देव को, ठीक है, क्योंकि अब इसको लहुरा देव को माना जाने लगा है कि चावल या धान का सबसे पहला साक्ष्य लहुरा देव से मिला हुआ है, जो यूपी में पड़ता है। अगला है कोलेडिहवा, ठीक है, ये भी यूपी में पड़ता है। चावल की कृषि का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है कोलेडिहवा से। चौपानी मांडो, ये भी यूपी में है। मृदभांड बनाने का आरंभिक साक्ष्य सबसे पहले चौपानी मांडो से मिलता है। यहाँ से सवाल यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि मृदभांड बनाने का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो चौपानी मांडो एक यूपी में जगह है, वहीं से मिला है। नेक्स्ट है महागारा, ये भी यूपी में है, पड़ता है। चावल की खेती का साक्ष्य मिला है महागारा से। तो ये सब क्या है, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्जहोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। बुर्जहोम का मतलब होता है भुज वृक्ष का स्थान, ठीक है, भुज वृक्ष का स्थान, उसको बुर्जहोम कहा गया है। बुर्जहोम का मतलब ही होता है भुज वृक्ष का स्थान। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला है। बहुत बार सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये बुर्जहोम से मिला है। और गर्तवास यानी जमीन के नीचे गड्ढों में वो लोग घर बनाकर रहा करते थे बुर्जहोम में, ठीक है। तो ये नवपाषाण कालीन कुछ स्थल है। ये एक और है मेहरगढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मेहरगढ़ कृषि का आरंभिक साक्ष्य है ये, ठीक है, जैसे गेहूं कपास और भी बहुत सारा चीज है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों रहे तब तो आंसर हो जाएगा लहुरा देव। अगर लहुरा देव नहीं रहे तब आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगर दोनों रहे तब लहुरा देव, ठीक है। भैंसा पालन का आरंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलता है, जो भैंसा पालन का साक्ष्य। अगला यहाँ पर मनुष्य के साथ बकरी को दफनाया गया है। मेहरगढ़ से साक्ष्य मिला है कि मनुष्य के साथ जो है जो बकरी होते हैं, बकरे को भी साथ में दफनाया गया। ये कहाँ से है, तो ये मेहरगढ़ से है, ठीक है। तो हम लोग नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में हम लोग देखे। तो अब आप लोग तो बता सकते हैं कि इसको क्रांति की संज्ञा क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। पहिए बन गया, अस्थायी गांव में रहने लगे, जानवरों को पालने लगे, बहुत सारे साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे हम लोग एंट्री लेते हैं ताम्रपाषाण युग में, ठीक है। ताम्रपाषाण युग का देख लेते हैं, इसका खासियत क्या है। लगभग 3000 से 4000 इस बीसी के मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में ताम्रपाषाण संस्कृतियों का उदय हुआ। लगभग 3000 से 4000 वर्ष पहले उसी समय मतलब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का उदय हुआ था। अब इसका कालक्रम क्या है देख लेते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का कालक्रम क्या है। तो भारत का अधिकांश ताम्रपाषाण बस्तियों का उदय हड़प्पा सभ्यता के पश्चात हुआ। यानी भारत के अधिकांश ताम्रपाषाण कालीन जो जगह है, बस्ती है, इसका जो उदय हुआ वो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात हुआ, ठीक है। प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, अब कौन कौन से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल अक्सर पूछा करता है, मतलब पूछे जाते हैं। अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है, ताम्रपाषाण संस्कृति का अन्य नाम है बनास संस्कृति। बनास संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति को ही बोला जाता है, या आहार संस्कृति, ठीक है। तो बनास या आहार किस संस्कृति का नाम है, तो ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम है। ये सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है। इसका क्षेत्र कहाँ है, तो देख लेते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान, यानी दक्षिण पूर्व राजस्थान वाला इलाका इसका क्षेत्र रहा है। स्थल देख लेते हैं, स्थल इसमें आहार, गिलुंद और बलाथल 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो आहार ये प्राचीन नाम है इसका,
इसको प्राचीन नाम यानी आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती था। ठीक है, तो आहार का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती, क्योंकि यहाँ से तांबे का उपकरण मिला है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ताम्रवती मिलता है। तांबे का पहली बार उपकरण यहीं से मिला है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में। पकी ईंटों का साक्ष्य जो है गिलुंद से मिला हुआ है। बालाथल, अस्थि निर्मित योगी की मूर्ति, यानी अस्थि निर्मित योगी की पद्मवासन यानी योग करते हुए मूर्ति का साक्ष्य बालाथल से मिला हुआ है। और ये दुर्गकृत वस्तु था, बस्ती था, वस्तु नहीं, ये जो बालाथल था ये दुर्गकृत बस्ती था ये। ठीक है, तो हम लोग प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में हम लोग देख लिए। अगला हम लोग आ जाते हैं मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति का उदय लगभग 1700 BC के आसपास हुआ है। क्षेत्र इसका है उज्जैन, मालवा पठार एमपी का क्षेत्र है, जो मालवा पठार वाला है जो एमपी में पड़ता है उसका क्षेत्र हो जाएगा। स्थल देख लेते हैं, पहला है नगदा, ठीक है, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा है एरन, एरन से भी कोई ज्यादा सवाल नहीं आता है। तीसरा है नौदा टोली, नौदा टोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कि नौदा टोली से क्या क्या साक्ष्य मिला हुआ है। नौदा टोली एच.डी. संकालिया के द्वारा उत्खनन करवाया गया था नौदा टोली का, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नौदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया है? तो एच.डी. संकालिया के द्वारा। देखिए यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है कि तांबे के कुल्हाड़ी का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो नौदा टोली से। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मृदभांड, महिला मगरमच्छ का मृदभांड पर अंकित चित्र है, मतलब एक मृदभांड पर महिला और मगरमच्छ, मतलब अलग अलग, जैसे एक मृदभांड पर महिला का चित्र है, एक पर मगरमच्छ का है, और कहीं कहीं कोई कोई मृदभांड पर छिपकली का भी चित्र मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला हुआ है? ये तो नौदा टोली से। इसको ध्यान रखिएगा कि महिला, मगरमच्छ, छिपकली का ये सब चित्र मृदभांड पर बनाया हुआ मिला हुआ है, ये नौदा टोली से। मालवा संस्कृति अपने उत्कृष्ट मृदभांड के लिए प्रसिद्ध था। मालवा संस्कृति जो था ये अपने उत्कृष्ट मृदभांड के लिए प्रसिद्ध था। ये ताम्रपाषाण कालीन बस्ती में सर्वाधिक उत्खनित बस्ती यही था, नौदा टोली। जो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती में सर्वाधिक जो उत्खनन किया गया बस्ती वो नौदा टोली ही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों जो भी नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल जो दोनों बताए हैं, दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्राचीन भारत में जब सवाल पूछा जाता है तो यहाँ से 2-3 सवाल जरूर यहाँ से रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से एक बार रिविजन कीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग आ जाते हैं जोरवे संस्कृति। कौन सा संस्कृति है? जोरवे संस्कृति। ठीक है, इसका हम लोग विस्तार देख लेते हैं, उदय देख लेते हैं, इसका कौन कौन सा बस्ती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जोरवे संस्कृति, इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में है। ठीक है, जोरवे का विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा कोंकण तट तक ये नहीं था। ये सवाल यहाँ से पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, कोंकण तट को छोड़कर सिर्फ महाराष्ट्र वाला इलाका में इसका विस्तार हुआ है। इसका बस्तियां देख लेते हैं, कौन कौन से इसकी बस्ती थी। तो पहला है दैमाबाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है नेवासा, चौथा है चंदोली और पांचवा है सोनगांव। ठीक है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेवासा से जूट और रेशम की प्राप्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। तो जूट और रेशम की प्राप्ति किस जोरवे संस्कृति से हुई है? तो ये नेवासा से हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं दैमाबाद। जो जोरवे संस्कृति का पहला स्थल है दैमाबाद। तो दैमाबाद की क्या खासियत थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दैमाबाद, इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के किनारे। महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे इसकी अवस्थिति है, और परवरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भूगोल का भी सवाल क्लियर हो गया। परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। सर्वाधिक विस्तृत ताम्रपाषाण कालीन बस्ती दैमाबाद था। सर्वाधिक विस्तृत ताम्रपाषाण कालीन कौन था बस्ती? तो ये दैमाबादी था। ठीक है, यहाँ से तांबे या कांसे का रथ मिला है, ध्यान रखिएगा। दैमाबाद से ही पहली बार तांबे या कांसे का रथ मिला है। एग्जाम में ये बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। समझिएगा कि इस टॉपिक से अगर 5 सवाल आता है तो 90% चांस है कि ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा कि तांबे या कांसे का रथ सबसे पहले कहाँ से मिला था? तो ये दैमाबाद से मिला था। ठीक है, और कहा जाता है कि हड़प्पा का प्रभाव दैमाबाद तक भी था। ठीक है, लेकिन फैला नहीं था, प्रभाव वहां तक था।
तो तांबे या कांसे का रथ कहाँ से मिला है? तो ये दैमाबाद से मिला है। अगला है इनाम गांव। तो इनाम गांव के बारे में कुछ खासियत हम लोग देख लेते हैं। इनाम गांव के बारे में क्या क्या है। ये भी महाराष्ट्र में है, घोड़ नदी के किनारे। तो इनाम गांव भी महाराष्ट्र में ही है। कौन सी नदी के किनारे? तो घोड़ एक नदी है, उसी नदी के किनारे। ठीक है, कहीं कहीं घोड़ा भी लिख देता है, लेकिन आप लोग घोड़ से याद रखिएगा। यह दुर्गकृत बस्ती थी, यानी चारों ओर दीवार से घिरा हुआ बस्ती थी ये। कौन सा? तो इनाम गांव। तो इनाम गांव कैसी बस्ती थी? तो दुर्गकृत। दुर्गकृत का मतलब होता है चारों ओर दीवार से घिरा हुआ। यहाँ से कृत्रिम सिंचाई का साक्ष्य मिला है। कृत्रिम सिंचाई का सबसे पहले साक्ष्य जो मिला है, कहाँ से मिला है? तो इनाम गांव से मिला है। यहाँ से सवाल यूपी, शायद झारखंड या छत्तीसगढ़ पीसीएस में सवाल पूछा हुआ है कि कृत्रिम सिंचाई का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये इनाम गांव से मिला है। ठीक है। कलश सावधान मिला है। कलश सावधान क्या होता है कि जब छोटे बच्चे की मृत्यु होती थी तो वो लोग क्या करते थे कि कलश में, कलश जो घड़ा होता है, घड़ा में उस बच्चे को डाल दिया जाता था, डाल के पानी में बहा दिया जाता था, जिससे घड़ा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो कलश सावधान का ये कहाँ से मिला है? ये इनाम गांव से। और एक और काम करते थे, बच्चों को तो पानी में हो गया, दूसरा क्या काम करते थे कि कलश में बच्चे को रख लिए, ठीक है, मतलब मरे हुए बच्चे को, और जमीन में दफना देते थे। तो ये भी यहीं से मिला है, इनाम गांव से मिला है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कलश सावधान ये इनाम गांव से मिला है। नोट, देखिए, मृत व्यक्ति के पैर के निचले हिस्से को काटकर आंगन में दफन कर दिया जाता था। ये जोरवे संस्कृति में हुआ करता था। जोरवे संस्कृति में क्या चीज मिला है, साक्ष्य मिला है कि मरे हुए आदमी को क्या करते थे कि पैर यहाँ से काट देते थे, मतलब घुटना पर से पैर को काट देते थे और काट के दफनाते थे। इससे आप लोग जान सकते हैं क्यों करते थे ये? इसलिए करते थे क्योंकि वो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे कि अगर जमीन में अगर पैर नहीं काटेंगे तो बाहर निकल जाएगा, आत्मा बन के सबको डराएगा। तो ये जोरवे संस्कृति में ऐसी मान्यता थी। तो यानी इसे माना जाता है कि वो लोग भूत प्रेत आत्मा परमात्मा जो भी है इस समय विश्वास किया करते थे। तो जोरवे संस्कृति के ही लोग क्या करते थे, मरे हुए आदमी को पैर को काटकर दोबारा दफनाते थे, मतलब उसी में दफनाते थे। ठीक है, तो ये जोरवे संस्कृति में हुआ करता था। अब हम लोग थोड़ा सा विविध देख लेते हैं। विविध यानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की विशेषताएं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो थी यह ग्रामीण संस्कृति थी, नगरीय संस्कृति नहीं थी। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कैसी थी? तो ग्रामीण संस्कृति थी, नगरीय नहीं थी। इनके घर आयताकार और वृत्ताकार दोनों होते थे, यानी इनके घर जो होते थे वृत्ताकार भी होते थे और आयताकार भी होते थे। दोनों डिजाइन के घर ये लोग बनाया करते थे, ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग। ठीक है, इनके बस्तियों का साक्ष्य पहाड़ के निकट मिला है। ठीक है, यानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के जो लोग का जो बस्ती है, घर है, वो पहाड़ों के पास मिला है, पहाड़ या पहाड़ियों के पास मिला है। ये इसलिए मिला है क्योंकि पहाड़ से ही तो तांबा निकाला जाता है। तो जहां पर तांबा या कांसा जहां मिलता था वहीं पर ये लोग घर बनाया करते थे। तो इसीलिए इनका साक्ष्य पहाड़ के नजदीक मिला हुआ है। नवपाषाण काल की तुलना में कृषि और पशुपालन अधिक विकसित थी, यानी नवपाषाण काल से भी ये लोग क्या है, ताम्रपाषाण काल ज्यादा विकसित है। ठीक है, तो यही है, नवपाषाण काल की तुलना में कृषि और पशुपालन अधिक विकसित थी। लेकिन लोहे की खोज अभी नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, लोहे की खोज आगे चल के आएगी उत्तर वैदिक काल में। पशुपालन और कृषि मांस के लिए करते थे, दूध के लिए नहीं, पशुपालन करते थे। तो पशुपालन जो करते थे तो आखिर पशु पालने का क्या चीज था? दूध के लिए नहीं करते थे, वो लोग पशु के मांस के लिए किया करते थे। ठीक है, तो दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे, किसके लिए करते थे? तो मांस के लिए। फसल देख लेते हैं कौन कौन उस समय हुआ करता था। फसल में आप लोग देख लीजिए, जौ हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, बजरा हो गया, कपास हो गया, हरा चन्ना हो गया। हरा चन्ना यानी ग्रीन जो ग्राम होता है ना, हरा चन्ना जिसको बोलते हैं, उसका खेती करते थे वो लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक और चीज, तंबाकू, आलू, टमाटर, मक्का, ये सब का खेती नहीं करते थे, क्योंकि तंबाकू, आलू, टमाटर, मक्का ये मध्य युग में होगा, यूरोपीय भारत लेकर ये आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन्हें धातु प्रगलन का ज्ञान नहीं था, यानी ये धातु को गलाना नहीं जानते थे, तांबा और कांसा को गलाना नहीं जानते थे ये। सबसे पहले चित्रित मृदभांड इनके द्वारा ही बनाया गया। जो चित्रित मृदभांड है, हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर छिपकली, मगरमच्छ और महिला का चित्र जो है मृदभांड पर ये बनाते थे। तो चित्रित मृदभांड इन्हीं लोग के द्वारा बनाया गया, यानी ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों के द्वारा।
ये मात्र देवी की पूजा करते थे। पूजा किसके करते थे ये लोग? तो मात्र देवी की पूजा ये लोग किया करते थे। मृत्यु के पश्चात जीवन में इनका विश्वास था, यानी मृत्यु के पश्चात भी जीवन में इनका विश्वास था ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों को। तो हम लोग देख लिए भी, नवपाषाण काल देखे, ताम्रपाषाण काल देखे और थोड़ा सा जोरवे संस्कृति भी हम लोग देख लिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री हो या मेंस हो, ठीक है। तो मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो हम लोग कल जो है हड़प्पा सभ्यता में एंट्री करेंगे और कल से हम लोग का टॉपिक जो शुरू होगा वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए, धन्यवाद।